अरीशा आंखें बंद के पिछली सीट पर बैठी थी। आंखों से आंसू निकलते, बालों में जज्ब हो रहे थे जब अचानक झटके से गाड़ी रुकी। उसने आंखें खोलते परेशानी से ड्राइवर को देखा जो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पता नहीं मैडम, लगता है कुछ मसला हुआ है। उस आदमी ने परेशानी से देखा और गाड़ी से बाहर निकलते उस आदमी ने परेशानी से गाड़ी को देखा और बाहर निकलते चेक करने लगा कि आखिर खराबी क्या हुई है। जब अरीशा भी गाड़ी में बैठी परेशानी से ड्राइवर को ही तक रही थी। सुबह का वक्त था, रोड पर कम तादाद में गाड़ियां चल रही थी। जब अचानक एक गाड़ी उनके बिल्कुल बराबर आकर रुकी, उसने चेहरा मोड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए उसे हैरत हुई थी। जहाँ शैज़ मुस्कुराता उसी को देख रहा था। अरे अरीशा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? शैज़ ने मुस्कुराते पूछा तो वो होश में आती खामोशी से सिर्फ इस बात में सर हिला गई। उस वक्त वो जिस अजियत का शिकार थी, किसी से भी कलाम नहीं करना चाहती थी। लेकिन तुम ये कैब में क्या कर रही हो? अपनी कार कहाँ है? वो अनजान सा मुंह बनाते बोला तो अरीशा ने सामने ड्राइवर को देखा जो पिछले 15 मिनट से न जाने क्या कर रहा था। क्या हुआ है मिस्टर? अरीशा ने ड्राइवर को पुकारते कहा। इतनी देर से वो इंतज़ार कर रही थी। उसकी फ़्लाइट थी जो वो किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकती थी। मैडम सॉरी, कुछ बड़ा फॉल्ट लगता है, ड्राइवर ने नदामत से कहा तो अरीशा ने गुस्से से उसे देखा। अर्शी, मैं हूं ना, आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूं तुम्हें, शैज़ ने अपनायत से कहा तो वो उसे देखने लगी। यारम का गुस्सा याद आया। बेशक वो यहाँ नहीं था और आगे शायद कभी ना हो, लेकिन उसका नाम तो उसके साथ था जिसके साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। वो सोच में थी जिसे देख शैज़ का खून खोलने लगा, लेकिन चेहरे से उसने जाहिर नहीं होने दिया। व्हाट्स रॉन्ग अरीशा? दोस्त तो तुम्हारा यार, क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? शैज़ ने हैरत ज़दा लहजे में कहा तो वो शर्मिंदा हुई। ऐसी बात नहीं है, अरीशा नदामत से कहती उसकी कार का दरवाज़ा खोलते एक लम्हे को सोच में पड़ी, लेकिन फिर संजीदगी से दरवाज़ा खोलती उसमें जा बैठी। तो शैज़ जहर खान सा मुस्कुराता नज़रें ड्राइवर पर टिकाए, 2 उंगलियां सर पर ले जाते उसे विक्ट्री का साइन देता गाड़ी आगे बढ़ा गया। यारम सुल्तान गौरी, कहा था ना ऐसी जगह मारूंगा जहाँ तू तड़पता रह जाएगा, लेकिन पानी नसीब ना होगा। वो तो सिर्फ तेरी मोहब्बत थी, इसलिए तू अधमुआ हुआ था। अब तो तेरी बीवी है, इज्जत है तेरी, तुझे तड़पा तड़पा कर ना मारा तो शहरोज़ गाजी जैसा सफाक और कोई नहीं। फिर वो यारम को ही सोच में मुखातिब करते बोला था। चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी, आंखों में वही सफाकियत सिमट आई थी कि हर शख्स उन आंखों में छुपी हैवानियत से खौफ खाता था। अरीशा, यारम सुल्तान, कहाँ जाना चाहोगी? वो उसकी तरफ चेहरा मोड़ते नर्म लहजे में बोला, लेकिन चेहरे पर कहीं भी नरमी मौजूद नहीं थी। एयरपोर्ट, अरीशा ने यकलफ्ज़ी जवाब बिना उसे देखे दिया, क्योंकि अगर देख लेती तो कम से कम उसके साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने के हर रास्ते का इख्तिताम यहीं कर देती, लेकिन शायद अब यह नसीब में ही ना था। शैज़ ने चेहरा मोड़ते अपने जेब से रुमाल निकाला जिसमें क्लोरोफॉर्म काफ़ी मिकदार में मौजूद था। अरीशा आंखें बंद की सीट से टेक लगाए हुए थी। जहन और दिल हर चीज़ से अब उचाट हो चुका था। उसे जब कुछ अजीब स्मेल महसूस हुई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करती, लम्हे के 1000वें हिस्से में शैज़ ने उसके मुंह पर रुमाल रखा। वो अचानक अपने हाथ पैर चराने लगी, लेकिन शहरोज़ गाजी की पकड़ के आगे वो नाजुक जान कहाँ कोई चीज़ थी। चंद ही लम्हों में हार मानती वो बेहोश हो गई थी, जिसे देख शैज़ के होंठों पर मकरू मुस्कुराहट बिखरी थी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाते वो अपनी मंजिल की तरफ रवां था। आज उसके हाथ ऐसी मछली लगी थी जिसे सालों से वो अपने जाल में फंसाने के लिए जतन कर रहा था, लेकिन आज वो ऐसे मोड़ पर उसके हाथ लगी थी कि उसे नोचने में शहरोज़ गाजी मसरूर होने वाला था। सालों का बदला जो अब जाकर पूरा होने वाला था। यारम ने गेट के बाहर ही गाड़ी पार्क की। जब वो सुबह सुबह हवा की तेज़ी से घर में दाखिल हुआ था, आनी जो भी अभी कमरे से निकली थी रोहा के कमरे में जाने के लिए, वो यारम को ऐसे भागते हुए आते देख चौंकी थी। यारम बेटा, क्या हुआ, ऐसे क्यों? वो अभी कुछ कहती कि यारम ने उन्हें बाजुओं से थामा। अरीशा कहाँ है? उसने बुखलाहट में उनसे सवाल किया। ऊपर होगी बेटा, अपने कमरे में। और कहाँ होगी? कुछ नहीं आनी, मैं आता हूँ। यारम अपने रूम की तरफ भागा। वहाँ पहुँचते उसने चारों तरफ देखा जहाँ लाइट्स ऑफ थी। लाइट्स ऑन करते उसने कमरे को देखा जो बिल्कुल वैसा था जैसे यहाँ कब से कोई ना आया, और वो पूल साइड पर दौड़ते हुए गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। यारम को कुछ बहुत बड़ा पूरा होने का महसूस हुआ था। यारम को कुछ खटका था उसी वक्त। अंदर जाते वापस उसने अपना पूरा आलीशान कमरा छान मारा, लेकिन वो कहीं मौजूद ना थी। सफ़िया, अम्मारा, वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा धाड़ा था कि मेड्स भागती उसके पास आई। जी साहब, सफ़िया डर कर बोली कि यारम कैसे तासुरात दे कि उसे खौफ आता था। अरीशा कहाँ है? यारम ने धाड़ते हुए पूछा कि वो तो बौखलाहट से पीछे। सना बेगम भी उसकी धाड़ पर ऊपर पहुंची थी। सर, हमें नहीं पता, अरीशा मैडम तो सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं
नहीं आए, वो रूहानी लहजे में बोली। तो सना बेगम ने भी इस बात में सर हिलाया। सना बेगम ने भी सफ़िया की हिमायत की थी। हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है। अरीशा सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। यारम का चेहरा सुर्ख हुआ था गुस्से से, जिस्म में शरारे फूटने लगे। वो कमरे में गया, एक नज़र पूरे कमरे को देखा जहाँ कोई नहीं था। जब अचानक उसकी नज़र शीशे पर लगी चिट पर पड़ी, वो हैरत से धीमे कदम उठाता उस तरफ बढ़ा और चिट को हाथ में लिया तो उसमें लिखी तहरीर पढ़ते यारम का खून उबला था। मैं जा रही हूँ आपसे दूर, आपकी ज़िंदगी से दूर। अच्छी तरह से जान गई हूँ कि ज़बरदस्ती से बने रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। अरीशा आपसे दिलो जान से मोहब्बत करती है और करती रहेगी। मेरी मोहब्बत मेरी सांस टूटने पर ही ख़त्म होगी, ये वादा रहा। यारम ने उस चिट को मुट्ठियों में ऐसे भींचा जैसे उस मुट्ठी में अरीशा की गर्दन हो। अरीशा, यारम सुल्तान, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया, कुछ भी ऐसा किया तो मेरा पागलपन देखोगी। आज तुम अच्छी तरह देखोगी यारम सुल्तान को कि वो क्या शय है। यारम ने पुकारते हुए कहा। यकीनन अरीशा यारम सुल्तान को यारम सुल्तान से अब कोई नहीं बचा सकता था। मैं रोहा से शादी करना चाहता हूँ। असफन साहब और लिजा बेगम उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते में मसरूफ़ थे जब वो आया और अपनी चेयर घसीट कर उस पर बैठते हुए संजीदगी से बोला। लिजा बेगम का जूस के जग को थामता हाथ थमा था। वो आंखों में बेयकीनी लिए सयाम को देखने लगे जो असफन साहब को ही देख रहा था, जबकि असफन साहब जो मुंह में निवाला डाल रहे थे वो निवाला हाथ में ही रह गया था। उनके चेहरे पर इश्तियाल सा सिमट आया था। उन्होंने नज़रों का इर्तकाज़ सयाम को बनाया। जिसका उन्हें डर था वही हुआ था। सयाम राना रोहा खावर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही गया था। मैं रोहा से शादी करना चाहता हूँ। सयाम ने संजीदगी से उन्हें देखते लहजे में सकून समोए वापस अपनी बात को दोहराया था। रोहा, वो पागल लड़की? लिजा बेगम के मुंह से बेख्तियार निकला, जबकि तासुरात निहायत हैरान कुन थे। उनका बेटा एक पागल से शादी कर रहा था। सयाम का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। पागल नहीं है वो मॉम, उसने अपने लहजे पर काबू पाते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी। मुझे पता था वो लड़की तुम्हारी नरमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। तुम उस पागल और बदकिरदार लड़की से शादी करोगे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि उस घटिया लड़की को मैं अपने ख़ानदान का नाम दूंगा? असफन साहब सर्द आवाज़ में बोले थे, जबकि उनके लफ्ज़ों पर सयाम का खून खोला था। बदकिरदार नहीं है वो। आप होते कौन है किसी को किरदार का सर्टिफिकेट देने वाले? सयाम ने हाथ मारकर जग को ज़मीन पर फेंका था कि वो चकनाचूर हुआ। वो गुस्से से धाड़ा था, बिना ये लिहाज किए कि सामने बैठा शख्स उसका बाप है। लफ्ज़ बद किरदार उसे तीर की तरह चुभा था, जबकि लिजा बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी चीख को रोका था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उनके दोनों बच्चों में गुस्सा काबू करने की सलाहियत मौजूद ही नहीं थी। असफन साहब शुष्दर से उसका ये रूप देख रहे थे। आवाज़ नीची रखो सयाम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात करने की? असफन साहब भी गरजे थे उस पर कि लिजा बेगम ने आगे बढ़ते असफन साहब को काबू किया और सयाम को देखा जो अपने बाप की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, पूछ नहीं रहा आपसे, बता रहा हूँ कि सयाम राना को वो चाहिए और जो मुझे चाहिए मैं वैसे भी हासिल कर लूँगा। मेरा फ़र्ज़ था आप दोनों को बताना, सो बता दिया। इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल में आप दोनों के लिए। वो खुद पर काबू पाते हुए बोल रहा था कि असफन साहब की रंगत भी शदीद सुर्ख हुई। तुम्हें लगता है मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनने दूंगा, उसे इस घर में आने दूंगा? असफन साहब गुस्से से बोले तो वो रोहा के बारे में जो पहले ही पता लगवा चुके थे। जब उन्हें पता चला कि वो यारम सुल्तान के कज़न है तो उन्हें यकीन न आया, लेकिन उसका माजी जानते उन्हें रोहा से मज़ीद चिढ़ हुई थी। वो अपने सर्कल में कैसे मन मिलवाएंगे उस लड़की को? वो अपने सर्कल में कैसे मिलवाते उस लड़की को कि ये उनकी बहू है? एक पागल जिसको कभी दौरे पड़ जाते हैं। हरगिज़ नहीं। वो सयाम की नज़रों से बखूबी वाकिफ़ थे और आज उसके मुंह से ये सब सुनते उनका गुस्सा बाहर निकल आया था। ये वो अपने एक लौते बेटे के साथ तो कभी भी नहीं होने देते। आपको लगता है मैं उसे इस घर में लेकर आऊँगा? कभी भी नहीं। मैं उसे लंदन लेकर जाऊँगा अपने साथ। वो सकून भरे अंदाज में बोलता असफन साहब को आग लगा गया, जबकि लिजा बेगम नम आंखों से अपने बेटे को देख रही थी। उनकी बेटी ने तो पहले ही अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब बेटा भी उसी दोराहे पर आ खड़ा हुआ था। एक माँ की ममता अंदर से बिलबिलाने लगी थी। अब एक बात याद रखना सयाम, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जायदाद और हर चीज़ से निकाल बाहर करूँगा। असफन साहब कदम ब कदम चलते उसके सामने खड़े होते सर्द लहजे में बोले तो सयाम की आंखों में एक लम्हे के लिए बेयकीनी दूर आई, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट सजी। वो सर झुकाकर हंसा और नफ़ी में सर हिलाया।
आपको लगता है मुझे इस दौलत में इंटरेस्ट है? वो शिकवा कुनार नज़रों से उन्हें देखते बोला कि असफंद साहब ने गहरा सांस लेते संजीदगी से उसे देखा, जबकि लिज़ा बेगम के चेहरे पर भी बेयकीनी थी। असफंद साहब की बात सुनते, अर्शी के साथ आपने ऐसा सलूक किया कि कुछ सौतेला बाप भी नहीं करता। आप लोग जानते थे वो कितनी हसास है, मगर हर बार आप लोगों ने उसे तकलीफ़ दी। डैड, हमें तो आपकी मोहब्बत में इंटरेस्ट था, वो तो आपने हमें कभी दी ही नहीं, तो इस दौलत को भी आप अपने पास ही रखिए। आप दोनों औलाद की नेमत से माला माल होते हुए भी बेऔलाद रह गए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से हमेशा के लिए। आपको आपकी दौलत और ये अय्याशियाँ मुबारक हो। सयाम तकलीफ दे तासुरात लिए उन दोनों को देखते बोला, जबकि असफंद साहब शुशदर हुए थे। उसके लफ्ज़ों पर लिज़ा बेगम की गिरफ्त असफंद साहब के बाजू पर हल्की हुई। वो फ़ौरन आगे बढ़ते सयाम के करीब गई, जो अपने बाप की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। नहीं बेटा, तुम्हारे डैड के कहने का वो मतलब नहीं था। तुम कहीं नहीं जाओगे, ये घर है तुम्हारा, तुम इस घर के मालिक हो मेरी जान। वो उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते नम लहजे में बोली थी कि बाप की आंखों में आंखें गाड़े खड़े सयाम ने माँ का हाथ थामा। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, अगर कभी ज़िंदगी में अपनी औलाद से आपने मोहब्बत की है ना, तो मेरी बात का मान रख लीजिएगा। सयाम ने हाथ थामे संजीदगी से उन्हें देखते हुए कहा, तो वो फ़ौरन सरस बात में हिला गए। मैं रूहा से शादी करना चाहता हूँ, क्या आपको एतराज़ है इस बात पर? सयाम ने सर्द लहजे में पूछा, तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि सयाम रूहा से शादी करे, लेकिन अपने बेटे को भी नहीं खो सकती थी और असफंद साहब की नाफरमानी भी नहीं कर सकती थी। लिज़ा बेगम ने पलट कर असफंद साहब को देखा, जिनके चेहरे के तासुरात उस वक्त सख्त थे, गोया पत्थर हों। उन्होंने बेबसी से उन्हें देखते नज़रों से मिन्नत की कि बेटे को रोक ले, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने बेबसी से चेहरा मोड़ते सयाम की तरफ देखा। मॉम, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगी, एक बीवी। आप कभी माँ बन ही नहीं सकी। औलाद को सिर्फ पैदा करना काफ़ी नहीं होता, उसको पालना, मोहब्बत देना भी ज़रूरी होता है, जिसमें आप दोनों नाकाम रहे। वो नरमी से अपनी माँ के गाल पर हाथ रखते बोला और पीछे की तरफ कदम उठाता वहाँ से निकलता चला गया। लिज़ा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बेटा, सयाम बेटा रुको। वो उसकी तरफ जाने लगी, जब असफंद साहब ने उनके बाजू को पकड़ते उन्हें उसके करीब जाने से रोका। वो बुरी तरह झटपटा रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और वो चला गया। छोड़े मुझे, बेटा है वो हमारा, मैं उसे ऐसे नहीं खो सकती। वो चीखी थी कि सयाम साहब ने जबड़े भींचे। वहाँ अरीशा किस हाल में, हम नहीं जानते। हमारी बेटी हमसे कलाम नहीं करती, कितने महीने हो गए। मेरा दिल करता है उसे देखूं, उससे बात करूं, लेकिन वो हमसे बात तक करना गवारा नहीं करती है। हमने अपने बेटे को भी खुद से बदजन कर दिया। हम वाकई अच्छे माँ बाप नहीं बन सके असफंद साहब। वो रोती रोती सोफे पर ढह सी गई थी। असफंद साहब खामोश नज़रों से दरवाजे को देखते रहे और फिर अपने कदम अपने कमरे की तरफ ले जाते उसमें बंद हो गए। सयाम अभी घर से निकलता कार में ही था जब उसका फ़ोन बजा, लेकिन वो उस वक्त इस कदर गुस्से में था कि इग्नोर कर गया। लेकिन सामने वाले ने भी शायद कसम खाई थी, इसलिए बार बार फ़ोन बजता रहा। सयाम ने बिना देखे गुस्से से फ़ोन कान से लगाया। सयाम, अरीशा कहाँ है? सयाम, यारम की गुर्राई आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसके माथे पर बल पड़े। गाड़ी फ़ौरन साइड पर रुकी। क्या कह रहे हो? अरीशा तुम्हारे साथ ही होगी ना? सयाम ने नासमझी से जवाब दिया। बकवास बंद करो अपनी, मुझे अच्छी तरह पता है वो तुम्हारे ही पास है, यारम ने सर्द आवाज़ में कहा। तो वो उस वक्त अरीशा के उस घर में खड़ा था जहाँ से वो शादी से पहले अक्सर रहा करती थी, लेकिन वो घर भी खाली मुंह चिढ़ा रहा था। यारम ने गुस्से से माथा मसला और फिर सयाम ज़हन में आया तो फ़ौरन उसे कॉल मिला गया। अपना ये रौब किसी और को दिखाना यारम सुल्तान। अरीशा मेरे साथ नहीं, मेरी बहन कहाँ है? सयाम ने झुंझलाते गुस्से से उसे जवाब दिया। उसकी बहन को 2 लम्हे तो वो उसके साथ रहने नहीं देता था और अब उसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। जबकि यारम ने परेशानी से सामने नज़र आते मंजर को घूरा। वो बिना बताए घर से चली गई है, कहाँ हो सकती है वो? यारम ने धीमी आवाज़ में खुद से सवाल किया था या सयाम से, वो नहीं जानता था। दिल की रफ्तार अचानक मद्धम पड़ी थी और अजीब से वसवसों ने उसे आन घेरा था, जबकि सयाम को भी अब असल परेशानी लाहक हुई। अरीशा ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती थी कहीं? वो ऐसी गैर जिम्मेदार तो कभी ना थी। तुम टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। सयाम ने कहते फ़ोन रखा और फ़ौरन गाड़ी को रिवर्स लिया, जबकि अब दूसरी कॉल उसने बीजान को की थी। हेलो बीजान, अर्शी आई है वहाँ क्या? बीजान जो निढाल सी अपने काउच पर बैठी सयाम के फ़ोन पर फ़ौरन कॉल उठा गई थी। बीजान जो निढाल सी अपने कॉटेज में सयाम बैठी हुई थी, सयाम के फ़ोन पर फ़ौरन उसका फ़ोन उठाती कान से लगा गई। नहीं सयाम बाबा, वो तो यहाँ नहीं आई। क्या हुआ? अर्शिया बेटी ठीक तो है ना? बीजान ने परेशानी से कहा। एक तो वो उससे कितने वक्त से मिली नहीं थी, दिल मचल रहा था उसको देखने को, और आज सयाम भी यहाँ से चला गया था। अब ये घर उन्हें मुंह को आ रहा था। बीजान वो ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, ठीक है?
सयाम ने उन्हें नरमी से कहते फ़ोन रखा। अरीशा को वो लगातार फ़ोन मिला रहा था जो कि बंद आ रहा था। कहाँ जा सकती थी वो? आखिर वो इतनी सुबह किसी को बताए बगैर गई कहाँ? सुनसान हवेली, चारों तरफ हरसू मौत का सा सन्नाटा था, जहाँ जिसे देख किसी आम इंसान को भी खौफ से झुरझुरी आ जाए, वहाँ वो उसके वजूद को बाहों में उठाए मुस्कुराता सरशारी से लिए अंदर बढ़ा था। उस खौफनाक हवेली की सारी लाइट्स बंद थी। बस एक बड़े से झूमर से जगमगाती पीली रोशनी उस हवेली के मंजर को अजीब हैबतनाक बना रही थी। वो मुस्कुराता मसरूर सा ऐसे अंदर आया जैसे किसी बहुत अजीम जंग को जीत लिया हो, जैसे उसके हाथ में उस वक्त कोई कोहिनूर लग गया। वो थी ही इतनी खूबसूरत जो देखे उसका आशिक हो जाए। और शहरोज़ गाजी तो उसके अंग अंग का दीवाना था, कैसे हाथ से जाने देता उसे। वो उसे 3 सीटर सोफे पर एहतियात से लिटा गया। चादर तो शायद गाड़ी में ही गिर गई थी उसकी। जब वो उसे लिटाने लगा तो शहरोज़ ने ऊपर से लेकर नीचे तक गहरी हवसज़दा नज़रों से उसको देखा था, उसे अरीशा से दूर करते। लेकिन जो दुपट्टा उसके नशेबो फराज को ढांक रहा था उसे पसंद ना आया। एक झटके से उसने अरीशा से दूर करते उसके दुपट्टे को ज़मीन पर फेंका था और फिर उसे यूं बेपरवाह सा लेटे देख वो गहरा मुस्कुराता उसके करीब ज़मीन पर ही सोफे के साथ बैठ गया था। कोनी सोफे पर टिकाए उसने अपनी हथेली पर हाथ टिकाया। उसका चेहरा बगौर देखा जो मेकअप और हर तरह की ज़िबाई से पाक था। सुर्ख रंग की शिफॉन फ्रॉक में वो कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी जो होशो हवास से बेगाना उसके बहुत करीब थी। वो गहरा सांस भर के रह गया था। अब आखिरकार ये हसीन बला मेरे जाल में फंस ही गई, वो उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला और फिर हाथ आगे बढ़ाते अपने गलीज हाथों से उसके चेहरे को छुआ। इतनी सॉफ्ट, मुझे यकीन है तुम्हें हासिल करके एक अलग ही सरूर हासिल होगा मेरी जान। वो मुस्कुराता उसके गाल को सहलाते बोला, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने जतन भी तो बहुत किया। याद है तुम्हें जब 3 साल पहले मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया? उस दिन तुमने मेरी अना को चोट पहुंचाई थी। तुम तो वो वाहिद लड़की थी जो शहरोज़ गाजी के दिल पर जा लगी थी, और तुमने क्या किया? तुमने ठुकरा दिया मुझे। क्या कमी थी मुझ में बताओ? और क्या है उस यारम सुल्तान में जो तुम उस पर इतना मरती हो? वो साला तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता, फिर तुम क्यों उसके लिए खुद को गिरा गई इतना मेरी जान? वो उसके बेहोश वजूद को देखे दीवानों की तरह पूछ रहा था, जैसे बस अपनी हर बात का जवाब चाहता हो उससे। वो यारम और तुम्हारे और मेरे बीच आ गया। उसे पता है वो हमेशा मुझसे हार जाता है इस मामले में, फिर भी वो बीच में आ गया। और तुमने क्या किया? तुमने उसे मुझ पर फोकियत दे दी। बहुत गलत किया तुमने। वो जैसे उससे शिकवा कर रहा था, कोई जुनूनी पागल लग रहा था वो उस वक्त। आज मैं उसके सामने उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन कर उसके जिस्म से जान खींच लूँगा। मैं 3 साल से प्यासा हूँ तुम्हारा, आज अपनी प्यास बुझाकर मुझे सुकून हासिल होगा। वो एक बार फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब वो वक्त आ गया है जब यारम सुल्तान का और शहरोज़ गाजी का आमना सामना होगा। अब तो सामने आना ही पड़ेगा यारम सुल्तान तुम्हें। वो अब उठ खड़ा हुआ। आज वो बेहद खुश था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं मिल रहा था उसे। आज वो अपनी बरसों की तलब पूरी करेगा। ये ख्याल ही उसके लिए राहत बख्श था। जो आज मुकम्मल होने वाला था या नहीं, कोई नहीं जानता था। यारम उसके घर से निकलता अभी कार में बैठा जब उसका फ़ोन रिंग हुआ था, जहां एक अनजान नंबर से उसे एक वीडियो सेंड की गई थी। यारम ने नासमझी से उस वीडियो को ओपन किया, जहां सामने का मंजर देख उसे लगा सातों आसमान टूट पड़े उस पर। यारम के हाथ लर्जे थे उस वीडियो को देखते हुए, आंखों के गोशे सदीद सुर्ख हुए। उसने कुछ भी नासाज देखने से पहले अपना चेहरा मोड़ते सख्ती से आंखें मीची थी। रगों में खून जलकर ईंधन हुआ था। रगों में खून था या शोला जो उस वक्त जलकर ईंधन हुआ था। सामने चलती वीडियो में रोहा खावर की इज्जत को बर्बरियत से निशाना बनाया जा रहा था। उसकी चीखें मोबाइल से गूंजती यारम के कानों में पड़ी तो उसने वीडियो को फ़ौरन हटाते साकित सा होते फ़ोन देखा। आंखों के गोशे सुर्ख हुए, दिमाग की रगें वाज़ेह नज़र आने लगी। ये वीडियो उसे भेजे जाने का क्या मकसद था? किसने भेजी थी उसे ये वीडियो? जब उसके हाथ में थमा फ़ोन दोबारा बजा, जहां अब कॉल आ रही थी किसी की, उसने 2 लम्हों तक पुरसोच नज़रों से फ़ोन को देखा। यारम सुल्तान ज़िंदगी में पहली बार किसी अनजाने खौफ के ज़ेरे असर आया। उसने फ़ोन कान से लगाया लेकिन कोई कुछ ना बोला, जबकि सामने 2 लम्हे तक खामोशी छाई रही।